द ब्राइट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में नवजात जो बच्चे हैं वो काफ़ी बीमार होते हैं। उन बच्चों को कैसे रखरखाव करना है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आज ममता नर्सिंग होम पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर नियाज साहब हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और फिजिशियन भी हैं। उनसे बात करते हैं। जी सर, अभी ठंड का मौसम है, ऐसे मौसम में बच्चों को कैसे रखरखाव करना है, कैसे बचाव करना है, काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। हाँ, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार और सलाम। मैं ममता नर्सिंग होम से डॉक्टर नियाज बोल रहा हूँ। और अभी ठंड काफ़ी तेज़ हो गई है अचानक से। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से सभी के लिए दुश्वारियाँ हो रही है। बड़े बुज़ुर्ग से लेके छोटे बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी होती है। और जो माएँ डिलीवरी करती है उन लोगों को भी ठंड की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है न्यूबॉर्न्स को होती है, नवजात बच्चे को, जो कि ठंड की वजह से उसको हाइपोथर्मिया होने का ख़तरा हो जाता है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मौसम जहाँ पे बच्चे डिलीवरी होते हैं उस रूम को गर्म रखना, हीटर वगैरह का अवेलेबल करके रखना है। और बच्चे को किसी भी हालत में ठंडा होने नहीं देना है, ये एहतियात करना पड़ता है। नहीं तो बच्चे का टेम्परेचर अगर कोर बॉडी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 1-2 डिग्री भी नीचे चले जाएगा तो बच्चे का जान भी जा सकती है इस मतलब ठंड की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से। उस बीमारी को मेडिकल भाषा में हाइपोथर्मिया बोलता है। मतलब वही थर्मा मतलब टेम्परेचर, हाइपो मतलब कम हो जाना, मतलब टेम्परेचर शरीर का कम होना। और बच्चे का शरीर चूँकि बहुत छोटा होता है तो उसका बॉडी सरफेस एरिया कंपेयर टू बॉडी मास बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ा हुआ रहने की वजह से, बॉडी मास कम होने की वजह से ये बच्चा ज़्यादा ठंड का शिकार पड़ता है। बड़े आदमी का बॉडी मास बहुत बड़ा होता है, सरफेस एरिया उसके रिस्पेक्ट में कम होता है। इसकी वजह से जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा हुआ रहेगा उसके मास के कंपेयर में उतना ज़्यादा नुकसान करेगा किसी को भी। जी सर, एक सवाल है कि जब नवजात बच्चे का जन्म होता है उसमें जॉन्डिस जो है उसमें पाई जाती है अक्सर बच्चों में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, उसको लेकर कई डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं। हकीकत में जॉन्डिस को बीमारी ही नहीं समझना चाहिए न्यूबॉर्न्स के लिए। नए बच्चे जो होते हैं जो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है। 99% केसेस में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है। जो एक चीज़ होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल, जो कि आम भाषा में सर्दी खांसी मतलब नॉर्मल समझ लीजिए। सर्दी किसी को हो गया, किसी को जुकाम हो गया, वो सब तो नॉर्मल। या ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी है, डिलीवरी भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें कॉम्प्लिकेशन होना वो रोकने की ज़रूरत है। जॉन्डिस भी है, जॉन्डिस एक लेवल तक नॉर्मल है। जैसा कि एक 3 kg के बच्चे को 10 से 12 तक अगर 7 दिन में जॉन्डिस होता है तो वो नॉर्मल है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम लोग यूजुअली टारगेट लेवल मानते हैं जो 14 से ज़्यादा एक 3 kg के बच्चे को नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चा अगर वजन कम है, 1 kg का ही बच्चा हो गया, किसी का टाइम से पहले हो गया, प्री टर्म डिलीवरी है, तो उसके लिए फिर 10 भी जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता है। आम भाषा में हम लोग जो टारगेट रखते हैं, पहले दिन में यूजुअली 5-6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 7वें दिन में 12-14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम रहता है एक नॉर्मल बच्चे को तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है और किसी को घबराने की भी ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा दूध पीते रहेगा, पोटी पेशाब करते रहेगा, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। ना होम्योपैथी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ना एलोपैथिक की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी को जॉन्डिस बढ़ गया, अब मान लीजिए कि 14-15 के बजाय 30 चला गया अचानक से, तब तो ऐसे कंडीशन में खून भी बदलने की नौबत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि चौथे दिन में एक जॉन्डिस का लेवल हो जाए ताकि उसको पता चल जाए कितना हुआ है। 4-5वें दिन में मैक्सिमम जॉन्डिस होता है, 7वें दिन तक बढ़ता है और फिर 1 महीने में जीरो पे आ जाता है वो घटते घटते। 7वें दिन में पीक पे रहा, उसके बाद 1 महीने तक घट गया। तो सब 4-5वें दिन में एक बार अगर जॉन्डिस का लेवल कर लीजिएगा, उसके साथ साथ थायराइड का लेवल कर लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप हो जाना चाहिए और भी बहुत सारा इनबोर्न एरर जो है वो सब जांच कर लेनी चाहिए ताकि आगे कोई किसी तरह की परेशानी से बच जाए। हम लोग जैसा कि पूरे वर्ल्ड में थायराइड का जांच होना मतलब रिकमेंडेड है। इंडिया में भी रिकमेंडेड है, जो हर बच्चे का थायराइड जांच होना चाहिए। अगर थायराइड जांच नहीं हुआ और उसको बच्चे को खुदा न खास्ता थायराइड की बीमारी रही तो ब्रेन डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है इसके वजह से। तो इसलिए हम चौथे 5वें दिन में हर बच्चे का जॉन्डिस का लेवल और थायराइड लेवल यूजुअली करा लेते हैं। इसके अलावा भी G6PD और भी बहुत सारा हार्मोन लेवल कराने के लिए रिकमेंडेशन आया है। लेकिन लोगों का वही इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से देखते हुए बहुत सारा जांच नहीं किया जाता।
यही है। तो जॉन्डिस को मतलब उतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम केस में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि जो नॉर्मल चीज़ है। जी, एक चीज़ देखा जाता है कि अक्सर टीकाकरण के समय बच्चे बीमार हो जाते हैं और टीकाकरण का जो समय होता है वो ख़त्म हो जाता है, लैप्स कर जाता है। तो क्या उसके बाद लोग सोचते हैं कि टीका का समय जो है लैप्स कर गया तो अब दूसरा टीका देना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे टीका तो होना ही चाहिए। टीका जो रिकमेंडेड टीका है, एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, एक IIP का प्रोग्राम है जो कि यूजुअली पीडियाट्रिशियंस ये करते हैं। तो टीका तो सभी किसी ना किसी मतलब ज़रूरी है। जो नेशनल गवर्नमेंट जो रिकमेंड करती है उसको तो 100% लगना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारा टीका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं होता है, जैसा कि भेरिसेला का टीका हो गया या फिर हेपेटाइटिस A का टीका हो गया, वो सरकारी लेवल पे बिहार में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टेट केरल वगैरह में है जहाँ के अवेलेबल होता है, लेकिन बिहार में सब कुछ मतलब लोएस्ट ये है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में देते हैं। बाकी सरकारी जो आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर टीका अवेलेबल है सरकारी हॉस्पिटल में। अगर प्राइवेट में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वहाँ कर लेना चाहिए। और हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो उसके लिए टीका रोकना नहीं चाहिए। कि किसी को नाक बह रहा है तो आप टीका रोक दिए, उसके लिए टीका की ज़रूरत मतलब टीका को यूजुअली रोकना नहीं चाहिए। हाँ, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1.5 महीना 6 महीना 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते प्राइमरी जो है और एक जन्म के वक्त लगता है, उसके बदले अगर 6 हफ्ते के बदले 8 हफ्ते हो गया तो दे दो। 10 हफ्ते के बदले 12 हफ्ते हो गया। और मतलब वर्ल्ड में जो है यूजुअली 2 महीना 3 महीना 4 महीना में रखा गया, लेकिन हम लोग 1.5 महीना 2.5 महीना 3.5 महीना में रखे इंडिया में। तो 10-15 दिन का गैप हो गया तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन चल कर देना चाहिए। हाँ, मान लिया किसी ने 1 साल तक नहीं किया, फिर भी उसका रीशेड्यूल किया जाता है। जो जो ज़रूरी है 1 साल से पहले कुछ ज़रूरी होता है वो सब अगर नहीं लगा तो कुछ वैक्सीन कम करके लगाया जाता है, जो कि 5 साल 10 साल तक इवन आजकल बुजुर्गों को लगाया जाता है। बहुत सारे लोग जो दम्मा के मरीज होते हैं उस तरह के, उन लोगों को न्यूमोकोकल वैक्सीन रिकमेंडेड है जो लगा देना चाहिए। तो बार बार निमोनिया का अटैक नहीं पड़ेगा। मान लीजिए दम्मा का अटैक हुआ उसके साथ साथ निमोनिया ना हो जाए, जो कि जानलेवा होता है। जी सर, देखा जा रहा है कि आपके ममता नर्सिंग होम में जो है शुक्रवार को आप फीस 40 रुपये कर देते हैं, शुक्रवार को या शनिवार को कैसे? जुमेरात को 50 रुपये लेते हैं। पहले 30 रुपये लेते थे, अभी 50 रुपये कर दिए हैं। और अल्लाह का फजल है, हमको लगता है यही इसी के वजह से इन्हीं लोगों के दुआओं की वजह से आज ममता नर्सिंग होम इस लेवल पे आई है। और मेरा क्या है, खिदमत खल्क ही तो है, वही करना है, वही जज्बा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेगा। क्या क्या सुविधाएं हैं सर ममता नर्सिंग होम में? हम लोग ममता नर्सिंग होम में माँ और बच्चे का कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, जो कंप्लीट किसी भी माँ को किसी भी बच्चे को मतलब कहीं भटकना ना पड़े, हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाए। हम लोग उसी को मतलब शुरू से, क्योंकि मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ ये बेसिक हेल्थ है किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट का हेल्थ इंडिकेटर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब एक स्टेट का ये इंडिकेट करता है जो वो स्टेट जो है किस तरह से स्वास्थ्य के मामले में समृद्ध है उसका। तो ये 2 इंडिकेटर है, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब 1 लाख माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो कितनी माएँ बीमार मर जाती है, और 1 लाख बच्चे जो उस एरिया में जन्म लेते हैं तो कितने बच्चे पैदा होने के 7 दिन के अंदर या महीना दिन के अंदर डेथ कर जाता है। तो हमारा बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी मैक्सिमम लेवल पे है, क्योंकि जैसा कि इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, इन लोगों का स्टेटस बहुत अच्छा है। वहाँ पे हर PSC से लेके हर सब सेंटर तक वहाँ पे पीडियाट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट आपको गवर्नमेंट सेटअप में मिल जाएगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े सदर हॉस्पिटल में भी पीडियाट्रिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हो पाता डिलीवरी के वक्त, जो कि होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी बच्चा पैदा हुआ रोया ही नहीं, तो इमीडिएट दवाई की ज़रूरत है, इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इमीडिएट रिससाइटेशन की ज़रूरत है। तो नर्सिंग स्टाफ को, तो हर नर्सिंग स्टाफ को जहाँ पे जो लेबर रूम में है उसको ट्रेन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल रहे जो कि आइन वक्त पे सही इलाज स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चे का डिसेबिलिटी रोके कम से कम, और उससे बच्चा बीमार ना हो, बच्चे का मौत रुके कम से कम। सर, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों नए नवजात बच्चों को नहलाने के समय जो है झाग वगैरह, साबुन वगैरह झाग उसके अंदर चलाया जाता है, तो क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उसमें बच्चों को नहलाने वगैरह में? ठंड के टाइम में तो आप नहीं भी नहलाएंगे तो चलेगा, ठीक है।
हाँ आप क्योंकि ठंड से बचाना है। अब अगर नहाना ही है आपको ज़रूरी, 7 दिन हो गया, 5-10 दिन हो गया, तो उसको क्या करते हैं, जो नहाने के वक्त एक तो गर्म पानी इस्तेमाल करिए और बंद कमरे में नहलाइए जहाँ पे हवा ना चले। क्योंकि आप बच्चे को नहा रहे हैं और हवा चल रही, तो वो उससे हवा के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो और ठंडा पड़ेगा। तो जल्दी नहलाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि नाक मुंह में साबुन झाग नहीं जाए। 1-2 मिनट में के अंदर नहला सकते हैं आप बच्चे को, एक टब में पानी लेके, गर्म पानी लेके, बंद कमरे में, जहाँ खुले जगह में। हाँ, हमारे एरिया में क्या है, गुर्बत की वजह से और लोग धूप की वजह से क्या करते हैं, जो 12 बजा दिन हुआ, हवा चल रही खूब, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मतलब धूप में नहला रहे हैं, उससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। क्योंकि आप धूप से ज़्यादा उसको हवा लगती है, तो हवा उसके शरीर में जो आता है, एक तो पानी का लेयर बह रहा है, अब उससे हवा जो उड़ता है उसे, तो वो जैसा कि आप घड़ा में पानी रखते हैं, तो घड़ा में पानी ठंडा इसलिए रहता है कि उससे हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी उड़ते रहता है, तो टेम्परेचर को लेके चल जाता है। तो ये कंडीशन, ये हमारी माओं और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि हवा में नहीं नहलाना है बच्चे को, बंद कमरे में नहलाए और तुरंत नहला दे तो कोई परेशानी नहीं है। हफ्ता में 1 बार 2 बार नहला दिया, बाकी जिस्म पूछ दिया, साफ कपड़ा रोज़ बदल दिया, ये अच्छा है। बुखार अक्सर देखा जाता है इन दिनों इस इलाके में, अक्सर बच्चों में, क्या ऐसे बचाव क्या है? बुखार एक्चुअली चमकी बुखार 2 तरह का है। एक तो बच्चा, लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, जो थोड़ा सा बच्चा आवाज़ से उठ गया तो लग रहा है जो चमक गया तो चमकी बुखार समझ लेते हैं। बुखार के साथ साथ चमकी होना, ये और बच्चा बेहोश हो जाना, ये मेनली चमकी बुखार होता है। जो चमक रहा है बच्चा, मतलब आँख ऊपर चढ़ा ले रहा है, हाथ पैर टाइट कर रहा है, मुंह से झाग जा रहा है, अचानक से पेशाब कर दिया, ये चमकी हो। आम भाषा में जो बच्चा आवाज़ जोर से कहीं पे आवाज़ हुआ और चमक गया, वो चमकी नहीं मानते। और थोड़ा सा आदमी को क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, जो चमकी हकीकत में क्या है। चमकी मतलब उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं कन्वल्सन आना, या जिसको एपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं। तो आमतौर पे जो चमकी बुखार का लेना देना है, वो बुखार बहुत तेज़ हो जाने से तो वो बच्चा क्या होता है, उसको कन्वल्सन आने लगती है। तो ये 2 तरह की होती है। तो एक तो बुखार की वजह से कन्वल्सन आ गया, तो ये यूजुअली बहुत ख़तरनाक नहीं होती है। एक ऐसा बुखार होता है जैसे कि ब्रेन में उसको जरासीम पहुंच गया, जैसा कि इनकेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो जानलेवा होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होती है डॉक्टर्स को, जो हकीकत में चमकी बुखार किस तरह का है, ब्रेन का कोई इन्फेक्शन है या ऐसे ही बुखार की वजह से बच्चा चमक गया जिसको कन्वल्सन आ गया। तो दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों का सही तौर पे आप जो बुखार की वजह से बच्चा बेहोश हो गया, चमकी आने लगा, तो वो तो कोई ख़ास बड़ी बीमारी है नहीं, उसको खाली एहतियात के तौर पे कुछ दवाइयाँ होती है, और उसको बच्चे को, पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि आप 5-6 साल तक उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये 5-6 साल तक ही होने का ख़तरा होता है। तो जब भी बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दिए, साथ में एक जो चमकी रोकने की दवाई होती है, जो क्लोबाज़ोम के नाम से आता है, फ्रीजियम बोलते हैं, तो वो दे देना होता है। वो टैबलेट दे दिए, बुखार 2 दिन के लिए वो सब दे दिए, तो फिर वो नहीं हो पाता है। हाँ, अगर मान ले कि चमकी भी हो रहा है और साथ में बुखार भी हो रहा है, बच्चा बेहोश हो गया है, तब तो फिर इमीडिएट दोनों ही हालत में डॉक्टर से मिलना चाहिए और इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करके सही से इलाज होना चाहिए। इनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस हो गया तो बहुत सारा इसमें ख़तरनाक सिक्वेली भी होता है, बच्चे की जान भी जाने का खतरा होता है। सर, अंतिम सवाल है कि अभी देखा जा रहा है कि लगातार बच्चे जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभिभावक जो है बच्चों को टाइम पास करने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। बाहर जो सुनने में आता है, जो सब कंट्री अब मोबाइल बना रही है, जैसा कि इजराइल वगैरह, वो लोग सब कुछ तो वही है, वो लोग अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देता है। लेकिन हम लोग के यहाँ मोबाइल आम हो गया है और बच्चे को भी हम लोग पकड़ा देते हैं, खाना नहीं खा रहा तो पकड़ा दिया, ये करा दिया, पकड़ा दिया। स्क्रीन टाइम बोला जाता है जो 1 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे में 1 घंटा से ज़्यादा बच्चे को नहीं होना चाहिए किसी भी हालत तौर का स्क्रीन टाइम। तो ये तो बहुत ज़्यादा है और इसका रेडिएशन है, बहुत सारा स्टडीज़ हो रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो डैमेजिंग है ब्रेन, नर्व्स को। बच्चा ग्रोइंग ब्रेन है, आप उसको दे दिए तो उसका आँख डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा। तो कोशिश करनी चाहिए जो कम से कम बच्चे को मोबाइल दिया जाए। और उसके अलावा मोबाइल के अलावा बहुत सारा दूसरा एक्टिविटीज़ है, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराइए, टॉयज़ ला के, और दूसरे तरह का खिलौना दीजिए उसको,
और इसके साथ साथ कि और दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व कर दीजिए, जो वो भाई खेले, कोई फिजिकली एक्टिविटी वाला खेल खेले, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना कि मोबाइल पकड़ा के उसको बैठा दिए। ठीक है। तो नियाज साहब जिन्होंने बताया कि कैसे ठंड के मौसम में बच्चों को अपना रख रखाव करना है। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया।